नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरुचि। आज एक वक्त ऐसा भी आया जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर जा पहुंचा। शुक्रवार सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पैसे गिरकर 81.09 के स्तर पर पहुंच गया। जानकार बताते हैं कि विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती, घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी रुपये को प्रभावित कर रही है। एक सच यह भी है कि इन दिनों पूरी दुनिया में आसमान छूती महंगाई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की बैंक ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। लेकिन यह प्रयास कहीं दुनिया को मंदी की तरफ तो नहीं धकेल रहा। गुजरात का शासन संभालने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें तब मालूम था कि रुपया ऐसे ही नहीं गिरता, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। रुपए के गिरने पर विरोधी आज कुछ ऐसा ही कहकर पीएम मोदी पर चुटकी ले रहे हैं। रुपए का गिरना, विपक्ष का तंज और मंदी की आहट के बीच लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के गिरने से भारत की साख भले ना गिरे, लेकिन अभिभावक होने के नाते परिवार में आपकी साख जरूर गिरेगी। कैसे गिरेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। कई जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में रुपये में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सवाल उठता है कि अभी रुपये में गिरावट की मुख्य वजह क्या है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की है। ठीक वैसे ही जैसे अगस्त महीने में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट बढ़ाने का निर्णय लिया था। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को रुपए उधार देता है। तर्क दिया गया कि इससे महंगाई कंट्रोल में रहेगी। ठीक उसी तर्ज पर अमेरिका समेत अन्य सभी देश महंगाई कंट्रोल में लाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। एक नज़र उन देशों पर जिसने ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की है। ताइवान 12.5%, वियतनाम 1.00%, अमेरिका 0.75%, हांगकांग 0.75%, फिलीपीन 0.50%, इंग्लैंड 0.50%, नॉर्वे 0.50%। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज बढ़ाने का असर यह हुआ कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले 37 सालों में सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का डॉलर जापानी येन की तुलना में 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि चीन का युआन 27 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपीन और जापानी येन में भी भारी गिरावट हुई है। कई जानकारों का मानना है कि महंगाई पर काबू पाने के चक्कर में विश्व कहीं मंदी के दलदल में न फंस जाए। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कहना है कि ब्याज दरों के बढ़ने से मंदी आएगी, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। अगर मंदी आए भी तो इसका कैसा असर होगा, इस बारे में कोई नहीं बता सकता। अब सवाल उठता है कि इसका असर भारत के रुपये पर कैसे पड़ा। चलिए इसको खंड खंड कर समझते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज बढ़ाने और आगे भी सख्ती के संकेत की वजह से वैश्विक बाजार में कमजोरी आई। इसका असर यह हुआ कि भारतीय निवेशकों की धारणा भी प्रभावित हुई और भारतीय बाजार भी डाउन हो गया, जिसके बाद रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि भारतीय रुपये में गिरावट की कुछ और वजहें भी बताई जा रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से निवेशक बाजार में पैसे लगाने से डर रहे हैं, वह जोखिम लेना नहीं चाहते। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भी रुपये पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। भारतीय शेयर बाजार के गिरने से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ गया, नतीजा गिरावट। वहीं अमेरिकी डॉलर विदेशी बाजार में अन्य मुद्रा की तुलना में और मजबूत हो गया। सवाल उठता है कि रुपये की गिरती कीमत आपकी और हमारी साख कैसे कम करती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हम विदेश से कच्चा तेल आयात करते हैं, रुपये के कमज़ोर होने से हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे, नतीजा महंगाई बढ़ेगी। सब्जियां हों, दाल चावल या तेल, सभी खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। जो भी सामान हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, हमें उसके बदले ज़्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। ऐसे में हमें अपने देश में सामान महंगे दामों पर खरीदने होंगे।
अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं तो जिस कोर्स के लिए आप आज 1 लाख रुपए दे रहे थे अभी तक, अब उसी कोर्स के लिए और ज़्यादा पैसे देने होंगे। विदेश घूमने जाने वाले लोगों को भी अपनी पॉकेट ज़्यादा ढीली करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे राजनेता इन बातों को नहीं समझते। यकीन ना हो तो पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुन लीजिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें रुपए गिरने की सारी हकीकत मालूम है। ये अलग बात है कि तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। फिर क्या वजह है कि हमारी सरकार रुपये को गिरने से रोक नहीं पा रही? तो क्या मान लिया जाए कि सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है? तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष के सभी आरोप ठीक हैं? एक नज़र कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के बयान पर डालते हैं और सुनते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। आज $1 80.86 रुपये पे पहुंच चुका है। प्रतिदिन डॉलर पिछले दिन के कीर्तिमान को पार किए जा रहा है, पर मोदी सरकार इसको रोकने की बजाय इसको बढ़ाने का काम कर रही है, रुपये को और गिराने का काम कर रही है। अरे मोदी जी, आप तो कहा करते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है। अब कितनी साख गिरनी बाकी है? 81 रुपये तो पहुंचा दिया आपने। आने वाले समय पूरी दुनिया के लिए कैसा होने वाला है? क्या विश्व के सामने मंदी मुंह बाए खड़ा है? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के दावे के बीच महंगाई पर कंट्रोल सरकार कैसे करेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शरद कोहली। नमस्कार सर, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर, कि जो रुपये की गिरने की बात कही जा रही है कि बार बार ये निम्नतम स्तर है 20 साल का, तो इतना ज्यादा रुपया क्यों गिरा है? देखिए, यूएस डॉलर जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी है। अगर इंटरनेशनल ट्रेडिंग फॉरेक्स में देखी जाए तो करीब करीब 80 से 90% डॉलर में होती है। दुनिया भर के देश जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं वो करीब करीब 60% अपने डॉलर में रखते हैं। जो इंटरनेशनल बोरोइंग होती है 40% से ज्यादा वो डॉलर में होती है। तो डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और भारत में जो FIIs और FPIs जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने शेयर मार्केट से जब वहां ब्याज की दरें बढ़ती है तो यहां से वो पैसा निकालते हैं। जब वो पैसा निकालेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर होता है, पहली बात। दूसरा कारण इसका यह है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी के दुनिया से मजबूत है, हमारी कंजम्पशन इस समय अच्छी है, विदेशों में कंजम्पशन अच्छी नहीं है, तो हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का बिल है, वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हम आत्मनिर्भर हुए नहीं है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम खाली चाइना से देखें, जो कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बीच में कुछ टाइम के लिए अमेरिका हो गया था, अब फिर से चाइना हो गया है। वहां से APIs हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाइना से लगातार यहां पर मंगाते हैं। पिछले महीने का ही जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो $11 बिलियन का आया है। तो इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी रहती है। और RBI ने लगातार दखल देने की कोशिश करी है रुपए को संभालने के लिए। अगर RBI ने रुपए को नहीं संभाला होता तो ये रुपया आपको 100 रुपए के आसपास, $1 का 100 रुपए दिखाई दे रहा होता। RBI ने करेंसी स्वैप्स के द्वारा बार बार रुपए को संभालने की कोशिश करी है। $643 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता था अपने हाईएस्ट लेवल पे, अब वो घट के $550 बिलियन हो गया, जिसके पीछे मुख्य कारण है कि RBI ने बार बार करेंसी स्वैप्स के द्वारा रुपए को संभालने की कोशिश करी है। तो पूरी दुनिया की करेंसीज अगर हम देखें तो उसमें एक डॉलर इंडेक्स होता है, जो कि जिसमें 6 करेंसीज की बास्केट होती है। वो डॉलर इंडेक्स 112 पे पहुंच गया, जो ये बता रहा है कि डॉलर की डिमांड पूरे विश्व में इस समय बहुत जबरदस्त बनी हुई है। और जिस प्रकार से अमेरिका के निवेशक पैसा निकाल रहे हैं बाकी की अर्थव्यवस्थाओं के अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, वो मुख्य कारण है रुपए के कमजोर होने का। अब सर, ये आम लोग ये समझना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार खबरों में देखते हैं कि रुपए का जो भाव, रुपए का जो मूल्य है वो गिर गया डॉलर के मुकाबले। तो रुपए का गिरना एक आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? जी हाँ, सीधा सीधा सरोकार आपकी जिंदगी से रखता है, क्योंकि
रुपए के कमजोर होने से जो हमारा आयात है, जो हमारा इंपोर्ट है, वो महंगा हो जाता है। जो चीज आप 100 रुपए में लेते थे, अब आपको उसके लिए 105 रुपए, 102 रुपए, 103 रुपए, जितना भी डॉलर गिरता है वो देने पड़ते हैं। तो ये बताता है कि हमारा इंपोर्ट महंगा होता है। इंपोर्ट महंगा होने से जिन चीजों को बनाने में उस पदार्थ का प्रयोग हो रहा है, जिसको आप महंगा मंगा रहे हैं, वो पदार्थ महंगे हो जाते हैं। आने वाले समय में क्या ऐसा संभव है, आमतौर पे ऐसा देखा नहीं अभी तक, तो क्या ये संभव है कि रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए? ऐसा संभव है? अगर ये परिस्थिति बनी रहती है और अमेरिका में महंगाई की दर काबू में नहीं आती, तो फेड रेट बढ़ाता रहेगा। अगर ये सब एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर फेड रेट बढ़ाएगा तो अमेरिका की कैपिटल बाकी विकासशील देशों से निकलती रहेगी। वो निकलती रहेगी तो रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। और अगर भारत को इंपोर्ट की जरूरतें अपनी बनी रही, यानी कि भारत ने अपने इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई रही, या इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट की जरूरतें भारत की हाई रही, तो रुपए पे प्रेशर लगातार बना रहेगा। तो जब तक भारत, मुझे लगता है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, जब तक हम विदेशी देशों पर, दूसरे देशों पर अपनी आयात की जरूरतों के लिए निर्भर रहेंगे, रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। जब जब विदेशी निवेशक यहां से पैसा निकालेंगे अपने डोमेस्टिक कारणों की वजह से, रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। मुझे अभी नहीं लगता नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर से मेरा मतलब है 3 से 6 महीने में, कि रुपया बहुत ज्यादा यहां से मजबूत हो पाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष जो कह रहा है बार बार कि एक जमाने में नरेंद्र मोदी को रुपए गिरने का कारण मालूम था, लेकिन अब वो क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? तो क्या आपके हिसाब से वाकई केंद्र सरकार की नीतियों में कमी है? आप देखें कि जो वैश्विक कारण है और पूरा का पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है, भारत भी उसका हिस्सा है। भारत की 130-140 करोड़ की जनता, हम कह सकते हैं अपने आप में एक दुनिया है। पर आज जो विश्व है वो पूरा एक ग्लोबल विलेज है। कोई भी देश अपने आप को ऐसे नहीं कह सकता कि हम बाकी दुनिया से अलग हैं। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा, अगर आपके आयात की जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, रुपया लगातार गिरेगा, डॉलर मजबूत होगा, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर होगा ही होगा। तो काफी हद तक मैं इस महंगाई को वैश्विक मानता हूं, ग्लोबल मानता हूं, इंपोर्टेड मानता हूं, जो मर्जी आप टर्मिनोलॉजी कह दीजिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं। चलिए, अब सर भारत से बाहर निकलते हैं और कल का जो बयान है पॉवेल का, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि कई लोगों का, ये जानकारों का कहना था कि जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरीके से ब्याज बढ़ाए जा रहे हैं सभी वैश्विक बैंकों की तरफ से, वो आने वाले समय में मंदी की तरफ पूरे विश्व को धकेल रहा है। हालांकि जो पॉवेल है उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा, और जो कह रहे हैं उनके पास भी कोई ठोस आधार नहीं है। वैश्विक रूप से आर्थिक मामलों के जानकार होने के नाते आपका क्या कहना है कि क्या वाकई विश्व मंदी की तरफ जा रहा है या डरने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, देखिए, अगर आप अर्थशास्त्र के जो सैद्धांतिक नियम है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स है, अगर आप उसको क्लोजली देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो जब जब आप महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और ब्याज की दरें बढ़ाएंगे, तो लाजमी बात है इससे पैसा अर्थव्यवस्था से खिंच जाता है, इससे लोन महंगे हो जाते हैं, इससे बैंक का जो पैसा है, या यूं कहूं कि पैसा महंगा हो जाता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस है, वो नया निवेश नहीं करते। तो ये तो जरूरी है, अगर लोन महंगा हो जाएगा तो लोग अपना खर्च कम कर देंगे। कुल मिला के जो लिक्विडिटी है अर्थव्यवस्था में वो कम हो जाती है। मैं समझता हूं, बिना सरकार का पक्ष लिए एक निष्पक्ष होकर बात कहता हूं, अगर ऐसे में भारत जैसा देश, भारत जैसा विकासशील देश अगर अपने आप को 5 से 7% जीडीपी भी मेंटेन करने में सफल रहता है, तो ये एक बहुत प्रशंसा की बात होगी, बहुत तारीफ की बात होगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अगर ये मेंटेन करने में सफल रहती है, तो ये भारत एक चमकता सितारा दिखाई दे सकता है। क्योंकि चारों तरफ जब अंधकार होगा, उस समय अगर भारत में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है, तो मैं समझता हूं कि ये एक तारीफ की बात है। बाकी ये सच है कि दुनिया मंदी में जा रही है, और ये भी एक कड़वा सच है कि भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत पे वैश्विक मंदी का असर नहीं होगा, उनसे मैं सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं। क्योंकि इसमें बस बीच में टोकूंगा, जो पिछली बार असर हुआ था वैश्विक मंदी का, भारत पर असर उतना नहीं हुआ था जैसा कि कहा जा रहा था। क्या इस बार पिछले बार के मुकाबले में ज्यादा होगा, कम होगा? लोगों को, आम लोगों के समझने के लिए पूछ रहा हूं। देखिए, ये निर्भर करेगा इस बात पे कि विश्व कितनी बड़ी मंदी में चला जाता है
और कितने दिन तक मंदी में रहता है। अगर ये मंदी बहुत लंबी चली, मान लीजिए पूरे 2023 में आने वाला जो नया साल है उसमें पूरे साल ये मंदी रहती है, तो फिर भारत को इसका असर झेलना पड़ेगा। अगर आप बहुत क्लोजली जो डेटा पॉइंट्स है इकोनॉमी के वो देखें, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आप देखें कि जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, $650 बिलियन पार कर गया था सर्विसेज और गुड्स का मिला के, अब वो स्टेबल हो गया है। इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं हमारे, पर हमारा एक्सपोर्ट स्टेबल हो गया है। क्यों स्टेबल हो गया है? क्योंकि जिन देशों में हमारे सामान की मांग थी, वो मांग रिसेशन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी वजह से वो मांग ठहर गई है। और अगर ये मांग गिरती है तो हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा, एक्सपोर्ट गिरेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो रोजगार कम होंगे, लोगों की आमदन कम होगी। तो कितनी देर तक ये मंदी चलती है और वैश्विक स्तर पर कितनी गहराई से ये मंदी आती है, ये इस पर निर्भर करेगा कि भारत को कितना इस वैश्विक मंदी का असर झेलना पड़ेगा। पर क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना निजी विचार है कि भारत पे उसका उतना असर नहीं होगा और भारत आपको एक अलग से ऐसा देश, बड़ा देश दिखाई देगा जो कि मंदी में नहीं है, जबकि बाकी के देश आपको मंदी में दिखाई देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था जैसे मामले को लेकर जब कोई राजनेता रैली में कुछ बयान दे या जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ बोले तो उसको सीरियसली बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार विपक्ष में रहते हुए आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप बेवजह भी सरकार की नीतियों का विरोध करें। अगर आपको विरोध करना ही है तो पहले व्यवस्था को, उस सिस्टम को, जिस मुद्दे पर बात की जा रही है उसको अच्छे से समझना चाहिए। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।